वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो आपको अपना रिटर्न फाइल करने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी प्रोफेशनल को पैसे देने की ज़रूरत है। आप अपना रिटर्न खुद फाइल कर सकते हो। सिर्फ आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है, 10 से 15 मिनट समय देना है और आप अपना सैलरी रिटर्न फाइल कर सकते हो। कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले गूगल क्रोम में जाके आपको इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग लॉगिन का वर्ड सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर सर्च करते आपको दिख जाएगा इनकम टैक्स ई फाइलिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये विंडो आ जाएगा। इस पे आपको लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपका डालना है। अगर आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड इनकम टैक्स के साइट पे नहीं है तो आप रजिस्टर करके अपना इनकम टैक्स आईडी एंड पासवर्ड बना सकते हैं। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। अगर आपका ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए पहले डालते हैं यूज़र आईडी। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्लीज़ कन्फर्म पे टिक करना है और फिर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा आपका नाम, एड्रेस, सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे फ्रंट पेज में आपको दिख जाएगा फाइल नाउ का ऑप्शन, तो आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है। फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो यहाँ पे आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ दिख जाएगा सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। तो किस असेसमेंट ईयर का आपको सैलरी रिटर्न फाइल करना है, आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो आप करंट ईयर कर रहे हो तो करंट ईयर का असेसमेंट ईयर होगा 23-24। आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हम ऑनलाइन मोड सीखेंगे यहाँ पे। तो ऑनलाइन से आप रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। आज हम जो सीखने वाले ऑनलाइन सैलरी रिटर्न फाइलिंग। क्लिक करते आपको दिख जाएगा यू हैव सेव्ड ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशन, नो सेव ड्राफ्ट। अभी तक हमने कोई ड्राफ्ट सेव नहीं की। आप इसको शायद तो ड्राफ्ट सेव भी कर सकते हो। इसके बाद आने के बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या अदर्स हो, तो आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो नॉर्मली सैलरी रिटर्न के लिए ITR 1 होता है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ITR 2, 3, 4, 5, 6 किसके लिए हम यूज़ करते हैं। आज हम करेंगे सैलरी रिटर्न का ITR 1। प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। क्लिक करते आपके सामने तीन ऑप्शन आएगा। टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो नॉर्मली सैलरी रिटर्न हमारा अगर टैक्सेबल इनकम से ऊपर जाता है, 2.5 लाख के ऊपर है, तो आप इसको क्लिक कीजिए, या तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हो। तो मेरा तो यहाँ पे आ रहा है क्लाइंट का, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर कंटिन्यू। आपको फॉर्म 16 कंपनी से मिला जाता है। वो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपका प्री फिल्ड होता है, इसलिए आपको ये मैसेज आएगा, आपको पे क्लिक करना है। तो आपको कंपनी फॉर्म 16 देती है। तो फॉर्म 16 के सब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट आपके ITR 1 पे आ जाता है। तो आप देखते हैं आपके फॉर्म 16 से कितने सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आया है। और एक बात, रिटर्न फाइलिंग करने से पहले आपको अपना AIS देखना पड़ेगा कि आपके पूरे साल भर में आपने कितना और अदर इनकम अर्न किया है। तो आप यहाँ से AIS सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। तो AIS नथिंग बट आपका एक तरह का डिक्लेरेशन है, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जहाँ पे आपको बताया जाएगा आपके पूरे साल भर में क्या क्या ट्रांजैक्शन आपने किए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे AIS पे आने के बाद आपको दो समरी दिखेगा, दोनों में इन्फॉर्मेशन सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है TIS में और AIS में। अब मैं आप दोनों दिखाऊंगा आपको। टैक्सेबल इन्फॉर्मेशन समरी में आप देख सकते हो क्या आता है, आपका सैलरी कितना गया है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक में कितना है, डिपॉजिट्स में कितना इंटरेस्ट है, और बिजनेस रिसिप्ट आपका कितना रहा। तीन, इस क्लाइंट का 3 बिजनेस है। इंटरेस्ट एक आपको सेविंग बैंक से मिल गया है, तो आपका सेविंग बैंक में कहाँ का इंटरेस्ट मिल रहा है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। दूसरा इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट और बिजनेस रिसिप्ट, सेम इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे भी दिखेगा। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, तो TIS और AIS दोनों सेम होता है।
दोनों में आपको सेम इन्फॉर्मेशन दिखेगा, बट इस पर थोड़ा डिटेल में दिखेगा। आप देख सकते हो सेम इंटरेस्ट, सेम इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड STF ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, थोड़ा डिटेल में दिया जाएगा आपको। यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा होता है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड। तो लास्ट टाइम का ये रिफंड आया था इसमें 620 रुपीज़, और अदर इन्फॉर्मेशन। सो AIS और TIS में आप देख सकते हो पूरे साल भर में आपका क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ, क्या क्या आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, कुछ प्रॉपर्टी बाय किया है, कहीं पे लैंड बाय किया है, या आपने कुछ शेयर मार्केट में पैसा डाला। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपने पूरे साल भर में किया है वो सारा आपको AIS और TIS में दिख जाएगा। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करो तो आप अपना एक बार AIS एंड TIS जरूर देख लेना। आप दोनों में से कोई भी देख सकते हो, दोनों सेम है, दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन रहता है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आपको रिफंड का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, डिमांड एंड रिफंड आपका कितना है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट यहाँ पे को डिटेल में दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो आइए वीडियो, तो हमने AIS और TIS देख लिए हैं, आइए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाना है, फर्स्ट वाला टैब में। यहाँ पे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक करना है, वैलिडेट करना है। अगर सब ओके है तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले चेक करना नेम, मिडिल नेम, पैन नंबर सब ओके है या नहीं। अगर सब ओके, अगर ओके नहीं है तो आप एडिट करके चेंज कर सकते हो। एड्रेस चाहे तो आप अपना यहाँ से चेंज कर सकते हो। इनकम टैक्स अगर आपको एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, या ईमेल आईडी चेंज करना है, आप चाहे तो तीनों यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। एडिट का ऑप्शन दिया है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कीजिए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर तो पब्लिक सेक्टर। अगर प्राइवेट कंपनीज में आप काम करते हो तो आपको अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सिंस आप रिटर्न फाइलिंग टाइम पे कर रहे हो तो इसलिए आपको 139(1) दिखेगा। अगर आप रिटर्न फाइलिंग 31 जुलाई के बाद करते हो तो आपका बिलेटेड रिटर्न में आएगा 139(4). अगर आप ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग कर दिए हो, उसको आपको रिवाइज करना है तो 139(5) पे आएगा। तो ये 3 सेक्शन याद रखिएगा। आप ओरिजिनल रिटर्न करते हो, ड्यू डेट में आप रिटर्न फाइलिंग करते हो 31 जुलाई के पहले करते हो तो आपका 139(1). आपने लेट रिटर्न फाइलिंग किया, 31 जुलाई क्रॉस हो गया आपका, अब लेट रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो तो 139(4). आफ्टर ड्यू डेट जो फाइलिंग होता है 139(4). और आपका ओरिजिनल रिटर्न अगर टाइम पे है तो आप उसको रिवाइज करना चाहते हो तो 139(5). तो 3 सेक्शन है, 139(1), 139(4), 139(5). तो हम रिटर्न फाइलिंग 31 जुलाई से पहले कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 139(1) एक्टिव रहेगा। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम? अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हो तो आप यस कीजिएगा। अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम में नहीं जाना है तो आप नो कीजिएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नो होता है। और यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम, तो हमारे केस पे नो है। यहाँ पे पूछा आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1), तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नो है, तो इसमें आप कुछ कीजिएगा, नो ही रखिएगा। बैंक डिटेल्स में आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बैंक में आपको रिफ़ंड चाहिए उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट फॉर रिफ़ंड में क्लिक करना है। अगर आपको लगता है ये बैंक आपका प्रॉपर नहीं है तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो और ऐड अनदर बैंक कर सकते हो जिसमें आपको रिफ़ंड चाहिए। तो ये बैंक डिटेल्स आपका प्रॉपर होना चाहिए, इसी बैंक डिटेल्स में आपका रिफ़ंड आने वाला है। तो बैंक डिटेल्स अगर आपका सही है तो टिक कर दीजिए, सही नहीं है तो इसको डिलीट कर सकते हो, आप अनदर बैंक ऐड कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बैंक ऐड नहीं हुआ तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो आप चेक कर लीजिए आपका बैंक यहाँ पे ऐड है, इसको क्लिक कीजिए और फिर कंफर्म कर दीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन सही है तो आप देख सकते हो जैसे ही आपने कंफर्म किए आपका ये टिक हो गया। सेकंड, आपको आपका GTI में आना है। ये इन्फॉर्मेशन आपकी फॉर्म 16 से डायरेक्टली पुल आउट किया जाता है। तो सैलरी एग्जाम्पशन में आप देख सकते हो आपको क्या क्या, अगर कुछ एग्जाम्पशन है, अलाउंस है तो आप उसको येस कर सकते हो, अदरवाइज आप नो कर सकते हो। तो पहला है सैलरी एग्जाम्पशन, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली आप नो रखते हो इसको। अगर आपको कुछ दिया गया कंपनी से तो आप येस कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हमें नो करना है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं है। HRA इस केस में नहीं है। अगर आपको HRA मिलता है तो आप यहाँ पे येस कर सकते हो। इस केस में नो है, इसलिए हमने यहाँ पे नो टिक किया है।
तो यहाँ पे मुझे सभी के लिए नो एप्लीकेबल, इसलिए मैं नो टिक कर रहा हूँ। बाकी बाकी सारे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एचआरए यस करना पड़ेगा। काफ़ी लोगों को सैलरी पे एचआरए मिलता है, तो जिसको एचआरए क्लेम वही कर सकते हैं जो रेंट में रहते हैं। जिनका खुद का ओन हाउस है वो एचआरए का बेनिफिट नहीं ले सकते। सैलरी के केस में अगर आप रेंट में रहते हो, आप रेंट पे करते हो, तो उस केस में आपको एचआरए का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आप सारे को नो सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू। कंटिन्यू करते ही आपको सामने ये स्क्रीन आ जाएगा। आपकी सैलरी फॉर्म 16 में जो सैलरी है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो आप उसको मैच कर लीजिए एक बार कि आपका जो फॉर्म 16 का जो सैलरी है वो प्रॉपर यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसको मैच कर लीजिए। अगर आपका फॉर्म 16 सैलरी मैच नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, बट ऐसा होता नहीं है। आपका फॉर्म 16 में जो सैलरी कंपनी जो आपको फॉर्म 16 इशू करता है उसका हर एक अमाउंट यहाँ से मैच होता है। अगर नहीं हो रहा आपके केस में तो आप यहाँ एडिट करके ऑप्शन भी दिया है, आप इसको एडिट कर सकते हो। हमारे केस में फॉर्म 16 से नंबर मैच हो रहा है तो हम इसको एडिट नहीं करेंगे। तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी डायरेक्टली फॉर्म 16 से आ गया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आपका है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो सैलरी रिटर्न के लिए सारा देखिए काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म 16 से आ गया, हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपने देखे थे, हमने एआईएस में देखे थे। एआईएस पोर्टल में हमें जो इनकम टैक्स रिफंड मिला है उसका ये इंटरेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट बैंक से पकड़ लेता है यहाँ पे, तो आपको ये इसको यस करना है। और इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, तो ये भी हमारा प्रॉपर है, तो इसको भी हम क्लिक कर देंगे। आपको चाहे तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप दूसरा इनकम भी ऐड कर सकते हो। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हम इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेविंग बैंक का नहीं आया है। इनकम टैक्स रिफंड आ गया, इंटरेस्ट हम डिपॉजिट आ गया है, तो हम यहाँ पे और एक इनकम ऐड कर देते हैं। डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक ऑन इंडिया, तो आपको यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे अमाउंट डालना है। तो आपको अमाउंट क्या डालना है आप एआईएस में भी देख सकते हो कि आपको सेविंग बैंक में इंटरेस्ट कितना मिला है, या टीआईएस में देख सकते हो आप। तो आप देख सकते हो 2895 मेरे को मिला है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट में, तो डायरेक्टली मैं अमाउंट वहाँ पे डाल सकता हूँ। आप चाहे तो ये अमाउंट बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपको इंटरेस्ट और सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा मिला तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो उस पर। नॉर्मली अमाउंट मैच होता है, अगर मैच नहीं हो रहा आपके केस में तो आप इससे ज़्यादा डालिए, बट इससे कम मत डालिएगा, अदरवाइज इशू हो सकता है। तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक में आप अपना बैंक स्टेटमेंट में भी आप इंटरेस्ट अमाउंट देख सकते हो। तो हमारे केस में ये है, तो हम इसको डालते हैं। इंटरेस्ट ऑन एफडीज का अमाउंट आ गया है, इंटरेस्ट रिफंड का अमाउंट आ गया है ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो आपका रिटर्न वेरी सैलरी वाला में आ गया, इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपका तीनों इनकम आ गया। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, इनकम इंटरेस्ट फ्रॉम एफडीज और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। आपको कंफर्म करना है, कंटिन्यू करना है। तो अब जैसे कंफर्म करोगे तो आपका ये इन्फॉर्मेशन या फिक्स हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया, जीटीआई आ गया। अभी टोटल डिडक्शन, आपने अगर कुछ डिडक्शन है आपके केस में, अगर आप डोनेशन देते हो तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो यहाँ पे। तो हमारे केस में नहीं है तो हम नो क्लिक करेंगे। मोस्टली ये सबके केस में नो होता है, बट अगर आपका मेडिक्लेम है तो आप 80D से मेडिक्लेम का बेनिफिट ले सकते हो। तो इस केस में हमारा 80D है तो हम इसको यस करेंगे, मेडिक्लेम का बेनिफिट है हमारे इस क्लाइंट का, तो 80D करेंगे। अगर आपका इंश्योरेंस है, ATC लाइफ इंश्योरेंस है, तो आप ATC भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इंश्योरेंस का इन्फॉर्मेशन हम ATC में डालते हैं और मेडिक्लेम का 80D पे, तो मोस्टली काफ़ी लोगों के पास ATC और 80D का इन्फॉर्मेशन रहता है, तो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हो। तो इस क्लाइंट के पास हमारा 80D का है तो इसलिए हम यहाँ पे यस किए हैं। बाकी 80E नहीं है। आर यू एलिजिबल क्लेम डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, आपको बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स फ्री होता है अप टू 10,000। अगर 10,000 तक आपको सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आपके लिए फ्री है, एग्जेम्प्ट है, तो आप इसको 80TTA में क्लेम कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे यस करना है।
तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शो करना है। उसके बाद अप टू 10,000 तक आपको 80 में बेनिफिट मिल जाएगा, तो आप इसको यस कर लीजिएगा। आर यू क्लेम रिजेक्शन, तो इसको नो कर दीजिए, क्लेंटी। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इनफुल में, स्पेशली 80C। तो आपको अगर 80C में इंश्योरेंस है तो आपको यस करना है। इस केस में इंश्योरेंस नहीं तो हमने नो किया है। इंश्योरेंस होता है तो यस, और मेडिक्लेम का यहाँ पे आता है 80D पे, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम एंड इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, जो यहाँ पे आता है 80 इसमें 10,000 का हमें बेनिफिट मिलता है। अगर आपको सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिला है तो अब 10,000 तक आपको इनकम टैक्स साइट पे वेबसाइट में एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ पे यस करना है। तो इस केस में इस इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट मिला है हमें, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा 80D में आपने कितना अमाउंट पे किया है। तो फॉर्म 16 में यहाँ पे शो नहीं हुआ है, कंपनी को हमने इन्फॉर्म नहीं किया है, बट मेरा पर्सनल क्लाइंट का पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है, तो यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे। If you are individual, whether you are of any family citizen including a senior citizen, if you are HUF, whether any HUF is a senior citizen, अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको येस करना पड़ेगा, अगर अदरवाइज नहीं है तो नो करना पड़ेगा। तो ये सेल्फ का या फैमिली का, तो इस केस में इन्होंने सेल्फ लिया है, तो 15,000 इनका अमाउंट है, प्रीमियम अमाउंट, तो 15,000 का 80D में इनको बेनिफिट मिल जाएगा। पेरेंट्स इंक्लूडिंग सिटीजन, बाकी और कुछ नहीं है आपको, तो सिर्फ यहाँ पर 15,000 डाल दीजिए, सेव कर दीजिए। तो 80D का इन्फॉर्मेशन आपने डाल दिया यहाँ पे। 80TT का इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे डालना है कि आपको कितना एग्जेम्पशन बेनिफिट लेना है 80TT में। तो यहाँ पे ऐड 80TT में जाना है आपको। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट हमने देखा था, हमने कितना क्लेम किया था AIS वाले पोर्टल पे, 2895 एंड इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मेरा 2895 है, तो इसी का मुझे बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो 2895 यहाँ डाल सकते हो। तो आपका यहाँ पे पर्सनल टिक हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, GTI, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो सिंस मेरा इनकम बिलो 5 लाख से इस क्लाइंट का, तो यहाँ पे इसलिए इसको टैक्स पेबल नहीं आ रहा है। और जो भी TDS कटा है अदर रिसिप्ट में, पार्ट टाइम जॉब में, तो उसको रिफंड मिल जाएगा। ये अभी आपका प्रोसीड हाईलाइट नहीं हुआ है बिकॉज आपने यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं है, तो आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। हर एक टैब के अंदर आपको जाना ही पड़ेगा, तभी जाके आप फर्दर स्टेप पर यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो। आपका GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे टैक्स लग रहा है, उसका रिबेट मिल जाता है हमें 87A में। तो 5 लाख तक का अगर आपका इनकम है तो 5 लाख तक आपका टैक्स लगेगा, आपको रिबेट मिल जाएगा। तो अप टू 5 लाख देयर इज नो टैक्स। 5 लाख के 1 रुपीज़ के ऊपर जाएगा तो आपको 12,500 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ओल्ड रिजिम में जा रहे हो तो अगर आपका इनकम बिलो 5 लाख है तो आपके लिए बेनिफिट है, 7 लाख है तो भी बेनिफिट है। न्यू रिजिम में 7 लाख तक का बेनिफिट दिया है, ओल्ड रिजिम में 5 लाख तक का बेनिफिट है। तो पर ओल्ड रिजिम में आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है, जहाँ पे न्यू रिजिम में आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इस केस में मेरा क्लाइंट का 80D का बेनिफिट था, इसलिए हम ओल्ड रिजिम में गए और इनकम भी बिलो 5 लाख था। न्यू रिजिम में भी आप रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो। न्यू रिजिम में है 7 लाख तक का आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट एक प्रॉब्लम है, न्यू रिजिम में आप किसी भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। तो मैं रिकमेंड करता हूँ जिसका भी इनकम बिलो 10 लैक्स है वो ओल्ड रिजिम में जा सकते हैं, बिकॉज आपको ओल्ड रिजिम में 80C 80D का बेनिफिट मिलता है। अगर आप न्यू रिजिम में जाते हो आपको 80C 80D का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस क्लाइंट को हम ओल्ड रिजिम में फाइल किए हैं, इसलिए यहाँ पे हम 80C 80D का बेनिफिट ले सकते हैं। इसको आपको कंफर्म कर देना है। देख लीजिए अभी आपको 5 स्लाइड में सब जगह ग्रीन आ गया, आपको प्रोसीड का ऑप्शन आ गया, तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा, आप फिर से वेरीफाई कर सकते हो। रिव्यू रिटर्न कर सकते हो आप यहाँ से, रिटर्न वेरीफाई कर लीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन सब कुछ सही है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
प्रोसीड टू प्रीव्यू। आपको यहाँ पे आपका रिटर्न दिख गया है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। सारा इन्फॉर्मेशन अगर आप चेक कर लीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रॉपर है या नहीं है। 139.1 जैसे मैं बताया आपको, अगर रिटर्न फाइलिंग हम ऑन और बिफोर करते हैं तो आपका 139.1 पे दिखेगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है आपको। वैलिडेशन सक्सेसफुली, नो एरर्स फाउंड। अगर आपका कुछ एरर है या कुछ पेंडेंसी है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका इस पार्ट में पेंडेंसी है, तो आपको क्लिक करके वो पार्ट फिर आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आप वो फिल नहीं करेंगे तो आपको वैलिडेशन सक्सेसफुल नहीं दिखाएगा। तो कुछ भी अगर एरर है, आप कुछ स्किप कर जाते हो तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपने ये फील्ड को मैंडेटरी है जो आपने फिल नहीं किया है, तो आपको उसको क्लिक करके उसको फिल करना पड़ेगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। तो आपको वेरिफिकेशन के लिए आपका आधार और मोबाइल नंबर आपका लिंक है, तो आप 2 मिनट में ऑनलाइन फाइलिंग कर सकते हो। तो आप ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा जो आधार से आपका लिंक है, तो उस केस में आपका रिटर्न फाइलिंग ऑन द स्पॉट हो जाएगा। बट अगर आपका मोबाइल और आधार लिंक नहीं है तो उस केस में आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस ऑप्शन में सेलेक्ट करते ही आपको 30 दिन के अंदर आपको अपना रिटर्न फाइलिंग भेजना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिए, पहले 90 डेज़ का टाइम था, अभी वो 90 डेज़ का नहीं 180 डेज़ का टाइम था, 4 महीने का टाइम था हमारे पास। बट अभी 120 डेज़ को हटा के अभी सिर्फ 30 डेज़ का टाइमिंग है। तो विथ इन 30 डेज़ आपको आपका जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी है आपको भेजना पड़ेगा। तो ध्यान सुनिए फिर से, आपका सब कुछ वेरीफाई हो जाने पर अगर आपका मोबाइल आधार से लिंक है तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ई वेरीफाई नाउ। हमारे क्लाइंट के केस में ये लिंक है तो हम इसको क्लिक करके वेरीफाई नाउ कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल और आधार लिंक नहीं है तो उस केस में आपको ये क्लिक करना है, प्रोसीड करना है और नेक्स्ट डे ही आपको एक्नॉलेजमेंट बैंगलोर में भेज देना है। तो आइए ये वाला ऑप्शन बताता हूँ, ये काफ़ी सिंपल है वेरीफाई नाउ। आइए ये वाला ऑप्शन बताता हूँ आपको, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। तो फिलहाल मैं इसको क्लिक नहीं करता हूँ, क्लाइंट से एक वेरीफाई करा लेंगे, एक एक्नॉलेजमेंट रिटर्न का जो कॉपी है उसको मैं भेज के कंफर्म करता हूँ और फिर इसको मैं प्रोसीड करता हूँ। बट ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आपका एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा। तो ई वेरीफाई नाउ पे भी देख लेते हैं। ई वेरीफाई नाउ पे आपका एक OTP क्लाइंट के पास जाएगा, आधार OTP। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी करवा सकते हो, अगर आपका मोबाइल नेट बैंकिंग पे लिंक है तो उसके थ्रू भी आप ई वेरीफाई करा सकते हो। कंटिन्यू करते ही आई एग्री करना है, जनरेट आधार OTP। तो मेरे आधार नंबर पे, क्लाइंट के आधार नंबर पे एक OTP आ गया। अगर मैं ये OTP यहाँ पे डाल दूंगा तो ऑन द स्पॉट रिटर्न फाइलिंग हो जाएगा। इसके बाद मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे बैंगलोर भेजने की ज़रूरत है। बट अगर आपका मोबाइल आधार से लिंक नहीं है तो उस केस में आपको एक ITR का कॉपी बैंगलोर भेजना पड़ेगा विथ इन 120 डेज, सॉरी विथ इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर ही भेजना है। 120 डेज़ का टाइमिंग नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।